नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज से। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए संचालित किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है, इसका एक कमिटमेंट है छात्रों के प्रति, जिसके तहत फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियोस जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो है अपने छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए आपको उसके टेलीग्राम चैनल का क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसमें आपको सर्च करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो चैनल है, इसको आप सर्च करेंगे @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। उसके बाद आप उसको ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके इस जो ग्रुप है इसका आप क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियोस आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। ये एकदम निःशुल्क है। आइए हम बढ़ते हैं आगे हमारी सीरीज पर। हमारी जो सीरीज की अभी हम चला रहे हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पूर्व वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उन पर जो है ये सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक जो हमारा जो पार्ट कंप्लीट किया है उसमें हम लोगों ने 2018 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का, जिसमें हम लोगों ने इतिहास एवं भूगोल के संदर्भ में जो प्रश्न थे उन पर काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता दी जाए, पहले बता देता हूं कि ये जो कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है, इस कोर्स में आपको पता होगा कि 2020 का जो नया पाठ्यक्रम आया है, केवल जो टॉपिक 2020 में है केवल उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया जा रहा है। 2019 और 2020 में जो कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है ना, वो दोनों ही टॉपिक इसमें शामिल किए गए, बाकी के टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका पार्ट ए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए के अंतर्गत आपको संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो 2019 वाला जो आपका पैटर्न है अभी पुराना वाला और 2020 वाला, उसमें सिमिलर जो है वो क्वेश्चंस का नंबर रहेगा। 15 क्वेश्चन आपसे नए पैटर्न में भी पूछे जाने हैं 5 इकाइयों के अंतर्गत। प्रत्येक यूनिट से आपको 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार खंड आ में आपको 15 प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाने हैं, ठीक है। और उनकी शब्द सीमा भी जो है वो लगभग 1 से 2 पंक्ति रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है 3 नंबर वाला ये लगभग सेम है दोनों में, ठीक। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो 15 प्रश्न पूछे जाने हैं आपसे, 1 या 2 पंक्तियों में इनका उत्तर आपको देना होता है। तो 2018 के जो प्रश्न पत्र 2 के जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। लेकिन जब इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर हमको 3 नंबर में लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो हम सभी को पता है कि भाई प्रारूप के निर्माण के लिए क्या किया गया था, एक संविधान निर्माताओं ने एक समिति का गठन किया था जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार लिखेंगे, भाई प्रारूप निर्माण के लिए हमने क्या किया था, प्रारूप समिति का गठन किया था, ठीक है। तो इसका प्रारूप निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्रारूप समिति के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ये समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्यीय समिति थी ये, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको टू द पॉइंट देना है। 3 नंबर के प्रश्नों में आपको इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है, जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा उत्तर देने का प्रयास आपको करना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति या समितियों के अध्यक्ष थे? तो देखिए, इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका उत्तर एक एक करके देंगे हम लोग, जो समितियां उनको डिस्कस हम यहां पर करेंगे। देखिए, इसका उत्तर में एक छोटी सी भूमिका देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब ये निम्नलिखित समितियां कौन कौन सी थी? तो 2 महत्वपूर्ण समितियां थी। पहली थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी आपकी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। तो इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने 3 नंबर का प्रश्न है और 3 नंबर के प्रश्न में आपको इतनी जानकारी देना, मतलब मैं समझता हूं
काफ़ी है, आपको इसमें 3 नंबर जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है या फिर विश्व का सबसे बड़ा जो है वो दस्तावेज है। इसको स्पष्ट करना है आपको 3 अंकों में। तो आपको वो कारण बताते हैं, यहाँ पर बताना होगा कि किन कारणों से भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा या बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमको 2-3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण देने होंगे कि कौन से वे कारण हैं। देखिए इसकी भूमिका हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्नलिखित कारण है। अब पहला कारण कौन सा है भाई, भारत का क्षेत्रीय विस्तार एवं विविधता। हम सभी को पता है कि भारत का जो भौगोलिक जो विस्तार है और इसकी जो विविधता है वो काफी ज्यादा है। इस कारण से भारत का संविधान जो है वो कैसा है, काफी बृहत्तम दस्तावेज जो है वो बन जाता है, क्योंकि सभी जो पूरे क्षेत्र के लिए एक संविधान बनाया गया है और जो हमारे यहाँ जो विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, तो उन सभी वर्गों के इंटरेस्ट को उसमें क्या किया गया है, हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए भी हमारा संवैधानिक दस्तावेज जो है काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। देखिए हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात केंद्र एवं राज्य दो जो हमारे यहाँ क्या है, राज्य की इकाइयां हैं। तो केंद्र के लिए हमारे यहाँ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है, अर्थात केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही लिखित संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है। जैसे कि हम यूएसए में देखते हैं, अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है उसमें हम लोग देखते हैं कि केंद्र का अलग संविधान होता है और राज्यों का अलग संविधान है। ठीक है, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से क्या है, विहित है। अब विभिन्न स्रोतों से विहित से तात्पर्य क्या है आपका, इसका अर्थ हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हम देखते हैं संविधान के स्रोत के बारे में, तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे उनको क्या किया, शामिल कर लिया। तो ये भी इस वजह से भी हमारा संविधान क्या हो गया, एक काफी बड़ा और विस्तृत दस्तावेज हो गया। तो इसका उत्तर यहां समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान पर कनाडा एवं आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, तो इन मतलब जो देश हैं कनाडा और आयरलैंड, इन देशों के संविधानों से हम लोगों ने कौन कौन से जो है प्रावधान ग्रहण किए हैं वो हमको यहां पर बताना होगा। तो सबसे पहले हम हमारे उत्तर में कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया है भारतीय संविधान में वो बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कैसी, हमारा जो केंद्र को कैसा बनाया गया, सशक्त बनाया गया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान कैसा है, संघीय व्यवस्था के साथ जो संविधान है, लेकिन झुकाव किसकी ओर है, एकात्मकता की ओर झुकाव ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन लिया गया है हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम का, वो कहां से लिया गया है, कनाडा से। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, केंद्र में निहित है। जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो कहां पर, केंद्र सरकार में निहित की गई हैं। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है, हमारे यहाँ कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या प्रभाव रहा हमारे संविधान के ऊपर। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान लिए हैं वो लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो हम क्रियान्वयन करते हैं उनका, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात वहां पर की गई है। ठीक है, तो ये कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है, ठीक है, जो प्रक्रिया है निर्वाचन की जो पद्धति है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ठीक है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी कहां से लिया गया है, वो भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका उत्तर समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। अब आर्टिकल 14 हम लोगों को पता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत जो पहला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 14, और इसमें बात की गई है किसकी, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात इसमें की गई है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि इसमें हम लोगों को अपना उत्तर कैसे देना है कि भाई विधि के समक्ष जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको कैसे स्पष्ट करेंगे 3 नंबर में। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया प्रावधान है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर 3 नंबर के हिसाब से स्पष्ट कर दिया है। आपको मुश्किल से 10 से 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है, 1 से 2 लाइन में देना है, अर्थात मैक्सिमम आप 20 वर्ड वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है वही हम लोगों ने यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास
किया है। अब इसको अगर ज़्यादा एलोबोरेट करेंगे तो शब्द सीमा क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी। जैसे कि भाई विधि के समक्ष समता लिया है ब्रिटेन से, विधियों का समान संरक्षण लिया है हम लोगों ने यूएसए से, तो इतना एलोबोरेट करने का टाइम यहाँ पर नहीं होता है। और यदि आप ज़्यादा नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, वर्ड लिमिट एक्सीड करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अगला प्रश्न जो है वो आपका छूटने वाला है, अर्थात आपका पेपर जो है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए जितनी शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के अंदर ही आपको जो है वो अपना उत्तर देने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या कहता है, वो कहता है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के कोई दो प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। अर्थात इसमें पूछा गया है जो 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, उसके कोई दो महत्वपूर्ण प्रावधान हमको यहाँ पर बताना है। तो भाई हम बताएंगे कि प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इसका उत्तर कैसे देंगे, टू द पॉइंट उत्तर देंगे इसका, कि प्रमुख प्रावधान जो है वो इस प्रकार हैं। देखिए आपका सबसे पहले हमने जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है वो है पंचायतों का गठन। वैसे भी हम लोग अनुच्छेद 40 में पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत कि भाई पंचायतों का क्या किया जाना चाहिए, संगठन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ बताया कि भाई अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत क्या किया जाता है, पंचायतों का गठन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है अनुच्छेद 243 टा की जब हम बात करते हैं, के की बात जब हम करते हैं, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात यहाँ पर की गई है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में होंगे और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो हमने दो महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो इस प्रकार यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को क्या करना है, हम लोगों को वहां पर बताना है, ठीक है। जो संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, जो आर्टिकल जिस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो इसमें आर्टिकल हमको बताना आवश्यक है। तो हम बताएंगे सबसे पहले हमारे उत्तर में कि अनुच्छेद 79 की बात की जा रही है। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, आर्टिकल 79 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों, अब दो सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनेगी या गठित होगी। तो इस प्रकार आर्टिकल 79 के तहत, अर्थात जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत हम लोगों ने क्या किया, यहां पर संसद के गठन को क्या किया है, स्पष्ट किया है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। अब भाई ये हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स जो वाद था 1980 में, उसमें एक प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इसको कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह वक्तव्य दिया था कि भारतीय संविधान में यदि फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का जो उपभोग है, जो उपयोग है, जो सरकारों के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, तो बिना फंडामेंटल राइट्स के नागरिक क्या नहीं कर सकते, उनका उपभोग नहीं कर सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तक डीपीएसपी के तहत जो नीतियां बनाई गई है और जिन नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है वो नागरिक उनको, उनका लाभ नागरिक तक, मतलब नागरिक उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे बिना अधिकारों के। तो इस प्रकार इसको क्या बताने का प्रयास किया गया है, एक दूसरे का पूरक बताने का प्रयास किया गया है, किसमें, मिनर्वा मिल्स बाद में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की और मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को तहत क्या होता है, मौलिक अधिकारों के तहत हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र स्थापित होता है, राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे ही फंडामेंटल राइट्स लागू हुए, ठीक है, हमारे संविधान में, वैसे ही राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है वो अभी भी क्या है, वो जारी है, ठीक है। वो कैसे जारी है, वो डीपीएसपी के द्वारा जारी है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन वो जैसे जैसे राज्य सरकारें जो क्या करेंगी, उन नीतियों का क्या करेंगी, नीति बनाकर क्या करती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर कौन सा सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है वो क्या होता है, वो लागू होने लगता है, ठीक। अब जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की जाती है तो देखिए फंडामेंटल राइट से क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो रहा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि बिना राजनीतिक लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कैसा है, अर्थहीन है। इसका तात्पर्य
क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसी के आलोक में हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है किसके द्वारा, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है किसके द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, ठीक है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति होती है और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र किसके द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा प्राप्त हो रहा है इसका। और एक के बिना दूसरा क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स बात का हमने यहां क्या दे दिया, एग्जांपल दे दिया कि भाई मिनर्वा मिल्स बात 1980 में सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके तहत दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट करना है, ठीक है। अब वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आप सभी को पता है, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत क्या किया जाता है, आर्टिकल 280 की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता है, एक वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 3 नंबर में इसका उत्तर देना है तो टू द पॉइंट उत्तर देंगे। उत्तर क्या होगा भाई, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो कि एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों से बना होगा। तो इस प्रकार वित्त आयोग का गठन हम लोगों ने क्या किया है, स्पष्ट किया है संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। अब हम अगर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और कौन सी जो नई अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो आप सभी को पता है कि भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की जब हम बात करते हैं, नगर पालिकाएं और नगर निगम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन जो है वो लागू किया गया था। तो वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू किया गया था। और उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग 9 का जोड़ा गया था। यही पूछा है आपसे और यही टू द पॉइंट आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग देंगे भाई, क्या देंगे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित को जो है वो जोड़ा गया। सबसे पहला जोड़ा गया आपका क्या, भाग 9 का, ठीक है, पार्ट 9A जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अनुसूची की। तो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, जो पूछी गई है वो जोड़ी गई आपकी 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11th शेड्यूल जोड़ा गया इसमें। और इसके देखिए 12वीं अनुसूची, क्षमा चाहूंगा, 12वीं अनुसूची 12th जो शेड्यूल है वो जोड़ा गया। अब 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में आपको पता होगा जो स्थानीय जो निकाय हैं उनके लिए क्या 18 विषयों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 18 विषय जो है वो स्थानीय जो निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं, उनको दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं, तो अनुच्छेद आपका 243 ता से लेकर के पी से लेकर के 243 या छा तक दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर टू द पॉइंट 3 नंबर में हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। देखिए जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा है वो काफी लेंथी होती है, तो इसलिए आपको करना क्या है, टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास करना है, ताकि आपका 6 नंबर वाला प्रश्न अब जो 5 नंबर का हो गया है और 11 नंबर वाला प्रश्न जो 2020 के सिलेबस में रहेगा 200 शब्दों का, वो आपका ना छूटे, ठीक है। तो इसलिए जितना कम शब्दों में हो सके उत्तर देने का प्रयास आप करें। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष एवं किस उद्देश्य से हुई थी। सीधी सी बात है भाई, एस्टिमेट कमेटी की बात की जा रही है, ठीक। अनुमान समिति या जो आकलन समिति होती है, एस्टिमेट कमेटी जो होती है उसकी बात की जा रही है। अब ये पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में कब स्थापना हुई थी पहली बार और इसका उद्देश्य क्या था। तो एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे स्वतंत्र भारत में संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष हुई, और दूसरा पार्ट है किस उद्देश्य से हुई। तो पहले हम बताएंगे भाई किस वर्ष हुई, तो इसका उत्तर देंगे सबसे पहले भाई, स्वतंत्र भारत में पहली बार स्थापना कब हुई, वर्ष 1950 में। और किसकी सिफारिश पर हुई थी, जो जॉन मथाई थे हमारे, उनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे उद्देश्य की। तो भाई इसका उद्देश्य आप सभी को पता है, बजट में सम्मिलित जो आकलनों की जांच तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव करना। इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जो किफायती समिति कहा जाता है, किफायत समिति कहा जाता है, या मितव्ययिता समिति भी इसको कहकर संबोधित किया जाता है। सार्वजनिक मितव्ययिता समिति, जो सार्वजनिक धन होता है, ठीक है, उसको कैसे और किस प्रकार से खर्च किया जाए, उसमें कैसे मितव्ययिता लाई जाए, ठीक है, किफायत के साथ कैसे खर्च हो, उसके लिए सुझाव ये समिति देती है। इसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में संपत्ति के अधिकार को, भारत में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको मूल अधिकारों में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको
फंडामेंटल राइट से क्यों रिमूव किया गया। तो हम सभी को पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको क्यों रिमूव किया गया था, क्यों, क्योंकि उसका न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संभव था अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। तो उसी के आलोक में इसका आंसर देंगे हम लोग। इसका आंसर क्या रहेगा आपका कि अनुच्छेद 32 के तहत इसे प्रवर्तित कराने के लिए कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय, व अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर, उच्च न्यायालय जाया जा सकता था, अर्थात वाद दायर किया जा सकता था इसे लागू कराने के लिए। अर्थात ये किसके योग्य था, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन था, न्यायिक समीक्षा के अधीन था, जुडिशियल रिव्यू के अधीन था। इसके कारण क्या हो रहा था, इसके कारण जो देश की सामाजिक आर्थिक विकास की जो विभिन्न परियोजनाएं थी जिनके लिए सरकार को क्या जमीन अधिग्रहण करना पड़ता था, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए फिर क्या किया गया, पहला संविधान संशोधन बनाया गया और जिसके तहत 9वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई। और जितने भी, और उसमें क्या प्रावधान किया गया 9वीं अनुसूची में कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाएगा वो न्यायिक समीक्षा से परे होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रावधान से बचा गया। और 1978 में हम सभी को पता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या किया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान तथा संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत। देखिए पहली चीज है भारतीय संविधान हो गया और दूसरा संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत राज्यपाल के कोई दो स्वविवेकीय अधिकारों को लिखिए। अब देखिए दो प्रकार के अधिकार पूछा, तो इसमें क्या है, डिस्क्रेशनरी जो उसके पावर होते हैं, स्वविवेकीय या विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो एक तो संवैधानिक प्रावधान के तहत आप बता दीजिए कि भारतीय संविधान में कहां पर, ठीक है। और दूसरा जो संसदीय परंपराएं बन गई हैं सरकार की जो परंपराओं के अनुसार, ठीक है, वो स्वविवेकी अधिकार कैसे धारण करता है, तो हम दोनों को बताएंगे। तो राज्यपाल के दो स्वविवेकी अधिकार, ये थोड़ा बैकग्राउंड दिया हमने, ठीक है। और फिर बताएंगे कि भाई अनुच्छेद 201 के तहत हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो वो इसकी विवेकाधीन शक्ति होती है, ठीक है। इसके इस मामले में, ठीक है ना, वो जो भी निर्णय लेगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। सिर्फ धन विधेयक के मामले में धन विधेयक को वो नहीं भेज सकता है, बाकी सभी विधेयक जो है वो वहां पर भेज सकता है राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुच्छेद 201 के तहत। तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकता है, सुरक्षित रखने के लिए भेज सकता है, अर्थात राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है, ठीक है। तो ये हो गया संवैधानिक प्रावधान के तहत। और दूसरा जो परंपरा के अनुसार आया है वो आया है आपका क्या, कि भाई विधानसभा चुनाव में, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है विधानसभा चुनाव में जब भी खंडित जनादेश आता है, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अथवा दूसरा क्या पॉइंट, अथवा क्या हो जाता है आपका, मुख्यमंत्री के अकस्मात निधन पर, मुख्यमंत्री का अचानक क्या हो जाए, निधन हो जाए, तो निधन पर निश्चित उत्तराधिकारी यदि नहीं हो तो फिर क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में उसकी विवेकाधीन शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, ठीक है। और फिर वो क्या कर सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम मुख्यमंत्री वाले किसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ठीक है, उसकी जो विवेकाधीन शक्तियां उनके बारे में। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में, अर्थात किस विषय से संबंधित है, और दूसरा इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए। तो आप सभी को पता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें क्या जो 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, ठीक है, उन विषयों की सूची इसमें दी गई है अनुच्छेद 243 छा के अंतर्गत। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची, उत्तर देंगे 11वीं अनुसूची भाई। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची आपकी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 6 में वर्णित 29 विषयों से। और ये 29 विषय जो हैं वो, उनमें से 4 महत्वपूर्ण विषय पूछे हैं। तो अनुच्छेद, देखिए ये अनुच्छेद 6 लिखा हुआ है तो ये 243 छा होगा यहाँ पर, ठीक है। 243 लिखना है, यहाँ पर मिस हो गया, 243 छा यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 छा में वर्णित 29 जो विषय हैं उनसे संबंधित है 11वीं अनुसूची। और 4 महत्वपूर्ण विषय बताने हैं तो आप कोई भी बता सकते हैं। मैंने जो लिखे हैं वो है पेयजल, परिवार कल्याण, लघु वनोपज, ग्रामीण आवासन, जो रूरल हाउसिंग है उसकी बात की गई है। आप जो भी आपको याद है 4 विषय वो आप यहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को निर्दिष्ट कीजिए। अर्थात जो भारत में निर्वाचन जो व्यवस्था है, इलेक्शन सिस्टम है,
उसके अंतर्गत जो कमियां कौन कौन सी हैं वो हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो 3 नंबर का प्रश्न है, 3 महत्वपूर्ण कमियां हम क्या करेंगे यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाई हम लोग जानते हैं कि अपराधी लोगों का चुनाव लड़ना, अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, जो चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विजयी जो है वो हो भी जाते हैं विजयी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है भाई, जो राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है हमारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है हमारा, दूसरा है एक प्रत्याशी का एक साथ 2 स्थानों से चुनाव लड़ना। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जब उनको एक स्थान से हारने की जो है वो क्या समाचार या सूचना मिलती है कि यहाँ से हार सकते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है तो वो क्या करते हैं, 2-2 स्थानों से चुनाव लड़ते हैं। हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 स्थानों से चुनाव लड़ा था 2014 में। इस बार राहुल गांधी जी ने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। और कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक स्थान से नहीं 2-2 सीटों से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बाद में एक सीट उनको क्या करनी पड़ती है। अब मान लीजिए वो दोनों सीटों से विजयी हो जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में एक सीट से प्रत्याशी रह सकते हैं और एक सीट खाली हो जाएगी, फिर वहां पर उपचुनाव होंगे, फिर खर्च होगा, फिर सरकारी धन का क्या होगा, व्यय होगा, लोगों से जो लोगों का जो पैसा है वो फिर चुनाव में खर्च करना पड़ेगा। तो ये अपव्यय हुआ एक प्रकार से, ठीक है, सार्वजनिक धन का। तो उसको रोकने के लिए तो ये भी एक क्या है, हमारे यहाँ कमी है। इसके अलावा चुनावों में काले धन का उपयोग, जो ब्लैक मनी हम लोग देखते हैं, ठीक है, चुनावों में काफी ज्यादा मात्रा में यूज होती है और चुनावों का जो खर्च है वो काफी बढ़ गया है। एक आम आदमी यदि चाहे तो आज चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। जो रसूखदार लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन है, वही आज चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक मनी सारी की सारी कहाँ खपाई जाती है, इलेक्शन के टाइम में खपा दी जाती है। तो ये कुछ कमियां हैं जो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो आती हैं। और 3 नंबर में पूछा है तो 3 महत्वपूर्ण कमियां हम लोगों ने यहाँ पर बता दी हैं। तो इस प्रकार ये 3 नंबर वाला सेक्शन है हमारा, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग 6 नंबर के प्रश्न और 15 नंबर के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।